अस्सलामुअलैकुम। सफ़र ईमान के एक नए सफ़र में खुशामदीद। मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आज हम तारीख़ के उन पन्नों को पलटेंगे जो एक अजीम अलमिये से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के क़याम पर ख़त्म होते हैं। कुरान की पाकीज़ा किताब में एक सूरत है, सूरह अर्रूम, जो उस वक्त की एक सुपर पावर रोमन एम्पायर के बारे में नाजिल हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान में बार बार तकरीबन हर दौर की सुपर पावर्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि जुल्करनैन, फिरऔन, नमरूद। मतलब एक मुसलमान के तौर पर अपने दौर की सुपर पावर्स को समझना एक बहुत ही अहम काम है। और आज हमारे दौर की सुपर पावर अमेरिका है। हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके 4 अजीम खुलफा ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी रियासत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद ये खिलाफत राशिदा ख़त्म कर दी गई और मुसलमानों की ये सल्तनत एक ख़ानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आ गई। उन्होंने आते ही इस इस्लामी सल्तनत को आने वाले सालों में और भी ज़्यादा फैलाया और इसकी एक मजबूत मईशत भी बनाई। लेकिन इसी बनु उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फ़ौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अहले बैत के बहुत से लोगों को बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाक़ये के बाद अगले 70 साल तक उमैयद ख़ानदान से कोई भी बादशाहत ना छीन सका और वो आराम से मुसलमानों की इस पूरी सल्तनत पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में करबला का दुख मुसलमानों के दिलों से ना निकल सका और जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा एक मसला ये था कि बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों को इज्जत दी जाती थी और बाकी कौमों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। उनके साथ वैसा ही सुलूक किया जाता था जैसे आजकल कुछ अरब ममालिक में पाकिस्तानियों और दूसरे गैर मुल्कियों के साथ किया जाता है। आखिर 70 साल के बाद बनु उमैया की इन्हीं गलतियों की वजह से लोग इनके इतने खिलाफ हो गए कि एक और ख़ानदान, अब्बासी ख़ानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सकें। कहा जाता है कि अब्बासी ख़ानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाक़ियात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासिया में इसी गुस्से को इस्तेमाल करके बनु उमैया की हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, खिलाफत अब्बासिया। इस अब्बासी ख़ानदान के पहले खलीफा ने आते ही ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैयद ख़ानदान का कोई भी फ़र्द नज़र आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फ़ौज पूरी इस्लामी सल्तनत में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक फ़र्द को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ गए, क्योंकि वहाँ बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थीं। तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की लाशों को उनकी कब्रों से निकाला और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल महफूज रहने दिया। अब बनु उमैया ख़ानदान के जो लोग बच गए थे, उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना नामुमकिन है, तो वो इस इस्लामी सल्तनत को छोड़कर मगरिब की तरफ भागने लगे और अब्बासी ख़ानदान उनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले मिस्र की तरफ गए, फिर वहाँ से लीबिया, जज़ायर और आखिर में मोरक्को तक पहुँचे। लेकिन यहाँ भी अब्बासी उनके पीछे थे। अब उमैयद लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को उबूर करके स्पेन में दाखिल हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहाँ के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और वहाँ पर उमैयद ख़ानदान की एक नई हुकूमत कायम की। और इस तरह मुसलमान, जो अब तक एक ही खिलाफत के तहत रहते थे, पहली बार 2 सल्तनतों में तकसीम हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस ज़माने में अल अंदलुस कहा जाता था, उमैयद ख़ानदान ने इतनी ज़बरदस्त सल्तनत बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बना और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों के स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही 2 छोटी छोटी ईसाई रियासतें थीं और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ती रहती थीं। लेकिन अब अचानक एक रियासत के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी रियासत की मलिका क्वीन इज़ाबेला से शादी कर ली और इस शाही शादी के बाद इन दोनों रियासतों की दुश्मनियां ख़त्म हो गईं और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक मुत्तहिदा ताकत बन गए, जिसके बाद
फर्डिनैंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में ईसाइयों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो ज़माना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया के बादशाह बायज़िद सेकंड ने अपनी बहरी फौज को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहाँ के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर सल्तनत उस्मानिया की तरफ ले आएं। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को उस्मानी बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह खुशामदीद कहा और इन सब को अपनी सल्तनत की शहरियत दी। इन सब लोगों को यहाँ खुशामदीद कहने के बाद उस्मानी बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ताजरों पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में ईसाइयों ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन ठहरिए, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? 1492 जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, ठीक उसी साल 1492 में एक स्पेनिश ताजर एक बहुत ही अजीब और मुनफरद तजवीज़ लेकर बादशाह फर्डिनैंड और मलिका इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई थीं कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही सर्द इलाका था और वहाँ अपना कोई मजबूत ज़राअत का निज़ाम नहीं था। वहाँ की ज़मीन बहुत कम चीज़ें पैदा करती थी और यूरोप की ज़्यादातर चीज़ें चीन और हिंदुस्तान से ही आती थीं। लेकिन अब उस्मानी बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे और यूरोप के लिए अब हिंदुस्तान पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उन्हें इस छोटे से रास्ते की बजाय पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंदुस्तान तक पहुंचना पड़ता था और इस सफ़र पर उनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत गरीब हो चुके थे और हिंदुस्तान तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि हिंदुस्तान के काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया की सबसे अहम चीज़ों में से थे। सिर्फ अपने जायके की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर की अद्वियात में भी इस्तेमाल किए जाते थे। और सबसे अहम बात, उस जमाने में दुनिया में फ्रिज या फ्रीज़र नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को इस्तेमाल करके खाने पीने की चीज़ों को ख़राब होने से बचाते थे। सल्तनत उस्मानिया की पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते की बजाय पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंदुस्तान तक पहुंचना पड़ता था। इस सफ़र पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सी कश्तियां तबाह भी हो जाती थीं। कोलंबस का मंसूबा ये था कि वो हिंदुस्तान की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को सल्तनत उस्मानिया कंट्रोल ना कर सकेगी, और उसका ये ख्याल बादशाह और मलका दोनों को बहुत अच्छा लगा। और इस तरह कोलंबस 3 कश्तियों के साथ पहली बार एक नई दुनिया की तरफ रवाना हुआ और बर्म्यूडा ट्रायंगल को अबूर करते हुए तकरीबन 36 दिन के सफ़र के बाद कोलंबस की कश्तियां एक जजीरे तक पहुंची। कोलंबस ने इस जजीरे पर पहुंचते ही वहां कुछ गंदुम रंग के लोग देखे, मतलब बिल्कुल हमारी तरह के लोग, और उसे लगा कि आखिरकार हम हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। इसीलिए कोलंबस ने वहां सारे लोगों को इंडियंस का नाम दिया और कहा जाता है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही समझता रहा कि ये सारे इलाके हिंदुस्तान ही हैं, लेकिन वो गलत था। इससे कई साल बाद एक नए मुजोहिन अमेरिको वेस्पूची ने पहली बार ये ऐलान किया कि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, और इसी अमेरिको की वजह से आज इन सारे इलाकों को अमेरिका कहा जाता है। कोलंबस के बाद स्पेन से लोग अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के मकामी लोगों को मारकर अपनी सल्तनत बनाने लगे। इसीलिए आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश जबान ही बोली जाती है। स्पेन के बाद जब बाकी यूरोप को भी अमेरिका की इस नई दुनिया का पता चला, तो फ्रांस, बर्तानिया और पुर्तगाल ने भी अपनी फौजें अमेरिका की तरफ भेजीं और इसे कब्जा करने लगे। अब यहाँ तक पिछले 1000 साल से मुसलमान ही दुनिया के सुपर पावर थे, उमैयद, अब्बासी, उस्मानी। लेकिन अमेरिका की दरियाफ्त के बाद दुनिया में मुसलमानों की असल तबाही शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया थी। लेकिन अमेरिका की दरियाफ्त के बाद सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी सल्तनतों की फहरिस्त से ही निकल गई। ये नई दुनिया अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इलाका था
और यहाँ की ज़मीनें भी ज़राअत के लिए बेहतरीन थीं। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ के मकामी लोगों को तो यूरोपियंस पहले ही बीमारियों और जंगों से मार चुके थे। तो अब यूरोप को अमेरिका की ज़मीनों से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो गरीब भी हों और ताकतवर भी। और उस ज़माने में दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ एक ही जगह पर थे, अफ्रीका। तो सबसे पहले बर्तानिया अफ्रीका की तरफ गया और वहां से अफ्रीकन लोगों को कश्तियों में भर भर के अमेरिका की तरफ ले जाने लगा। इन लोगों को जबरदस्ती पहले अफ्रीका से अगवा किया जाता था और फिर इन्हें कश्तियों में नीचे जंजीरों से बांधकर बिल्कुल जानवरों की तरह अमेरिका पहुंचाया जाता था। इसी तरह बर्तानिया तकरीबन 3.1 मिलियन यानी 31 लाख अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया। लेकिन ये सिर्फ 31 लाख नहीं थे, क्योंकि इन अफ्रीकन्स को अमेरिका लाने के बाद बरतानवी हुकूमत ने एक नया कानून बनाया कि इन अफ्रीकन गुलामों के जो मुस्तकबिल में बच्चे पैदा होंगे वो भी खुद ब खुद हम गोरे लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह बरतानिया ने इन सयाही फार्म गुलामों को इस्तेमाल करके अमरीका की मईशत को आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकिम किया। लेकिन जैसे जैसे अमरीका मजबूत होता गया, बरतानिया और अमेरिकन्स के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू होने लगीं, क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि अब बरतानवी दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। एक वो अंग्रेज जो यहाँ बरतानिया में रहते थे और दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 साल से अमेरिका में आबाद हो चुके थे। तो अब बरतानिया के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अमेरिका की ज़मीनों से जितने भी मुनाफे होंगे वो सब हमारे दारुल हुकूमत लंदन की तरफ भेजे जाएं। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन्स की इस बगावत से बरतानिया को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सबक सिखाने के लिए बरतानिया ने अमेरिका की हर चीज पर चाय, तंबाकू, कपास पर भारी टैक्स लगा दिए, जिससे अमेरिकन्स ने आखिर ये फैसला किया कि अब हम इन बरतानवी लोगों के तहत और नहीं रह सकते और अपने लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अपनी आज़ादी की जंग शुरू की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की आज़ादी की जंग शुरू हुई, ठीक उसी वक्त यहाँ से बहुत दूर बरतानिया की एक दूसरी नाआबादी हिंदुस्तान के एक अजीम रहनुमा ने भी अपनी आज़ादी की जंग शुरू कर दी और इस रहनुमा का नाम था टीपू सुल्तान। तो अब बरतानिया के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी पूरी फौज के साथ हिंदुस्तान को बचाया जाए या फिर अमेरिका को। आखिर बरतानिया ने यह फैसला किया कि ज्यादा फौज अमेरिका नहीं बल्कि हिंदुस्तान भेजी जाए, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो अब जब बरतानिया की ज्यादा तवज्जो हिंदुस्तान की तरफ थी, तो अमेरिका के रहनुमा जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ ही अरसे में अपनी आज़ादी की जंग जीत ली और इस तरह पहली बार अमेरिका एक आज़ाद मुल्क बना। बरतानवी सल्तनत अमेरिका को तो खो चुकी थी, लेकिन इससे उनकी ताकत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद बरतानिया ने हिंदुस्तानी रहनुमा टीपू सुल्तान को शहीद करके पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये सब कुछ आज से 250 साल पहले हुआ था, एक ऐसा वक्त जब एक तरफ पूरी दुनिया में बादशाहों और मलकाओं की हुकूमत थी, लेकिन यहाँ अमेरिका में उनके पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार एक सदारती निज़ाम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, जिसमें अमेरिकन्स का कोई बादशाह नहीं था और उनका सदर भी सिर्फ 8 साल ही हुकूमत कर सकता था। और इस उसूल को हमेशा कायम रखने के लिए अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 8 साल बाद अपना ओहदा छोड़ दिया। हालांकि उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी ताकत के उरूज पर थे। लेकिन उनकी इस कुर्बानी की वजह से आज तक अमेरिका का एक भी सदर इस उसूल को तोड़ नहीं सका और इसके साथ ही उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन इस्तेहकाक मेरिट का निज़ाम बनाया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की मईशत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने लगी। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में अमेरिका की कपास की सनत कॉटन इंडस्ट्री में 1000% इजाफा हुआ। लेकिन अब तक अमेरिका की ये सारी मईशत अफ्रीकन स्याही फार्म गुलामों की वजह से ही चल रही थी। लेकिन यहाँ मंजरे आम पर आते हैं अमेरिका के एक सदर जो आज तक अमेरिका के सबसे मशहूर सदर हैं, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने सदर बनते ही अमेरिका में एक कानून मंजूर किया कि अमेरिका के सारे अफ्रीकन स्याही फार्म गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए और आज के बाद अमेरिका में कोई भी किसी दूसरे का गुलाम नहीं होगा। अब्राहम लिंकन के इस फैसले के बाद वो लोग जो अमेरिका की इस गुलामों की तिजारत से फ़ायदा उठा रहे थे, उन्होंने लिंकन के इस फैसले के खिलाफ बगावत कर दी और इस तरह अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जंग खाना जंगी सिविल वॉर शुरू हुई।
लेकिन अब्राहम लिंकन कुछ ही सालों बाद ये जंग तो जीत गए, लेकिन इस जंग से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, मतलब लाखों लोग मारे गए। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा भी ये हुआ कि अमेरिका ने ये जंग जीतने के लिए इतने हथियार और असला बनाया कि अब अमेरिका के पास पूरी दुनिया से ज्यादा असला मौजूद था। खाना जंगी जीतने के बाद अब दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि अब तक दुनिया की जितनी भी इजादात हुई थीं वो इस पुरानी दुनिया में हुई थीं, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी इजादात अमेरिका में होने लगी। टेलीफोन, सिलाई मशीन, बिजली और दुनिया का पहला हवाई जहाज भी अमेरिका में बना। इन सारी इजादात के साथ साथ अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार भी बनाए जाते थे। लेकिन अब भी इन सारी चीजों के बाद भी अमेरिका दुनिया में एक ताकत तो थी, लेकिन एक सुपर पावर नहीं थी। सुपर पावर अब भी यूरोप के ममालिक बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ही थे। तो अब अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए एक ऐसे वाकये की जरूरत थी जिसमें ये सारे सुपर पावर्स खत्म हो जाएं और सिर्फ अमेरिका ही बाकी रह जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये सारी पुरानी सुपर पावर्स अचानक आपस में लड़ने लगीं और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 1। पहली जंग अजीम में एक तरफ जब दुनिया की सारी पुरानी सुपर पावर्स आपस में लड़ रही थीं, तो अमेरिका इस जंग से बहुत दूर बिल्कुल आराम से ये सब कुछ देख रहा था। और बरतानवी सल्तनत की बहुत मिन्नतों के बावजूद भी वो इस जंग में आखिरी मिनट तक शामिल नहीं हुआ और पूरी जंग के दौरान अमेरिका इन सब को असला फराहम करता रहा। पहली जंग अजीम में दुनिया में एक ऐसी सूरत हाल थी कि जब एक तरफ दुनिया की सारी पुरानी सुपर पावर्स लड़ रही थीं, जिसकी वजह से उनकी मईशत बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो ठीक उसी वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही मुस्तहकम मुल्क और एक ही मुस्तहकम करेंसी थी, अमेरिका और डॉलर। और जब आखिर पहली जंग अजीम के हालात बहुत ही खराब हो गए, तो आखिर अमेरिका ने ही आकर यूरोप को इस जंग से निकाला और ये जंग जीत ली। और पहली बार पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनने की तरफ जाने लगा। इसीलिए पूरी दुनिया से लोग अमेरिका में अपने पैसे सरमायाकारी करने लगे, जिससे अमेरिका की मईशत, स्टॉक मार्केट और करेंसी दुनिया के सारे ममालिक से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका पहली जंग अजीम के बाद अपने उरूज तक पहुंचा, अचानक कहीं से अमेरिका की पूरी मईशत तबाह हो गई। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बहरान था और इस बहरान को आज तक द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से याद किया जाता है। ये इतना खतरनाक बहरान था कि कुछ ही दिनों में अचानक अमेरिका के सबसे अमीर तरीन लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी सड़कों पर खड़े होकर भीख मांगने लगे। और इस बहरान से तकरीबन 23,000 अमेरिकन्स ने अपने हाथों से अपनी जान ली, जिनमें से बहुत से लोगों ने अमेरिका की इन्हीं खूबसूरत इमारतों से छलांग लगाई। अमेरिका की इसी तबाही का सबसे बड़ा फायदा यूरोप के एक नए नौजवान रहनुमा ने उठाया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ये अमेरिका भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो हमें एक नए निज़ाम, एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। और इस रहनुमा का नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर के मंसूबों के पीछे पूरी जर्मन कौम खड़ी हो गई और उन्होंने हिटलर को पूरा सहारा दिया। और इस तरह कुछ ही सालों में हिटलर जर्मनी का सबसे ताकतवर रहनुमा बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास इतनी ताकत आई कि उसने जर्मनी के पास ही एक दूसरे मुल्क पोलैंड पर हमला कर दिया। और इस तरह दोबारा दुनिया में एक नई जंग शुरू हुई, दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन इस दूसरी जंग अजीम में भी अमेरिका ने बिल्कुल पहली जंग की तरह इस जंग में हिस्सा नहीं लिया और दोबारा बिल्कुल आराम से बैठकर सबको असलहा भेजता रहा। और फिर से एक तरफ सारी सुपर पावर्स लड़ रही थीं और अमेरिका इस सब से मुनाफा हासिल कर रहा था। और इस तरह जंगों से पैसे कमाना अमेरिका की आज तक की आदत है। वहां जर्मनी में हिटलर बहुत तेजी से अपने हथियार और फौज को बढ़ा रहा था और बार बार हर जगह जाकर अपनी तकरीरों में यही कहता था कि हमारे जर्मनी के हारने की वजह सिर्फ एक ही है, यहूदी। इन्हीं की वजह से हम पिछली जंग हारे हैं। और हिटलर के अहकामात पर जर्मनी ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ मसला ये था कि यहूदी उस जमाने में भी दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों में से थे और दुनिया के तकरीबन सारे बड़े साइंसदान यहूदियों में से ही थे। इन्हीं में से एक जर्मन यहूदी साइंसदान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे ही हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म शुरू किया, तो आइंस्टाइन जर्मन होते हुए भी अमेरिका की हिमायत करने लगे। और अचानक एक दिन दूसरी जंग अजीम शुरू होते ही आइंस्टाइन ने जर्मनी में बैठकर एक बहुत ही खुफिया खत उस वक्त के अमेरिकन सदर रूजवेल्ट की तरफ भेजा। और इस खत में एक बहुत ही अहम बात लिखी थी, फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मिस्टर प्रेसिडेंट,
मैं आपकी तरफ एक बहुत ही खुफिया और अहम खत भेज रहा हूं। जर्मनी का फ्यूरर हिटलर एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके बाद दुनिया में कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, एटॉमिक बॉम्ब। ये खत मैं आपकी तरफ इसलिए लिख रहा हूं कि आप अमेरिका के सारे फिजिक्सदानों को जमा करके एक अमेरिकन एटम बॉम्ब पर काम शुरू कर दें, ताकि अमेरिका जर्मनी से पहले ही एटम बॉम्ब बना सके। वैसे इस खत के बाद आइंस्टाइन अपनी मौत तक इस पर अफसोस करते रहे। रोजवेल्ट ने आइंस्टाइन का ये खत पढ़ने के बाद इस पर पूरी रफ्तार से अमल किया और इस तरह अमेरिका एक आम फुटबॉल स्टेडियम के नीचे एटम बॉम्ब बनाने लगा। अब जब अमेरिकन साइंसदान एटम बॉम्ब पर काम कर रहे थे तो अचानक जापान, जो उस वक्त जर्मनी का साथी था, उसने अमेरिका के एक बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उस हमले में 2500 अमेरिकन्स मारे गए और बहुत से बहरी जहाज तबाह हुए। तो अब मजबूरन अमेरिका, जो अब तक इस जंग से बाहर था, उसे इस जंग में आना ही पड़ा और अमेरिका अपनी पूरी फौज 1 करोड़ सिपाहियों के साथ, जिसमें आम शहरी भी शामिल थे, दूसरी जंग अजीम में दाखिल हो गया, जिसके कुछ ही सालों बाद बिल्कुल पहली जंग अजीम की तरह जर्मनी दोबारा ये जंग हार गया और उसके रहनुमा हिटलर ने अपने आप को एक कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। जर्मनी तो इस जंग से निकल गया, लेकिन उसका साथी जापान अभी भी इस जंग में था। तो अमेरिकन सदर रूजवेल्ट ने जापान के शहंशाह हिरोहितो को ये तनबीह दी कि हथियार डाल दो, वरना हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली पूरी दुनिया उसे याद रखेगी। लेकिन यकीनन जापान ने हथियार नहीं डाले और उसके शहंशाह ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि आइंस्टाइन के खत के बाद अब अमेरिका का एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार था। तो आखिर अमेरिका के नए सदर हैरी ट्रूमन ने अपने दफ्तर में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें अमेरिकन सदर ने अपने जनरल से पूछा कि हम आखिर जापान को कैसे हथियार डालने पर मजबूर कर सकते हैं। तो उसके जनरल्स ने कहा कि जापानी लोग एक बहुत ही खतरनाक कौम हैं, वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। जिस पर आखिर वहां बैठे सब लोगों ने दुनिया का पहला एटम बॉम्ब इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो आखिर अमेरिका के एक जजीरे से पॉल टिबेट्स अपने जहाज पर एटम बॉम्ब लेकर जापान के शहर हिरोशिमा की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज हिरोशिमा ठीक 8:15 पर पहुंचा, जिस वक्त इस शहर के सारे बच्चे अपने स्कूल और बड़े अपने कामों पर जा रहे थे। और ठीक इसी टाइम पर पॉल ने एक बटन दबाया और एटम बॉम्ब को जहाज से फेंक दिया। ये एटम बॉम्ब 44 सेकंड तक हवा में गिरता रहा, जिसका मतलब है कुछ लोगों ने जरूर इस एटम बॉम्ब को देखा होगा। जमीन तक पहुंचने से पहले ही अचानक आसमान में एक रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर 70,000 लोग खत्म हो गए। अब जब जापान ये पता ही लगा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, तो अचानक सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। इन धमाकों के बाद यूएस सदर ने दोबारा जापान के शहंशाह को तनबीह दी कि हथियार डाल दो, वरना हमारा अगला हदफ टोक्यो होगा। और मजबूरन जापान के शहंशाह ने हथियार डाल दिए। इन धमाकों के बाद अमेरिका में एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे किया गया, जिसमें अमेरिकन से पूछा गया कि अमेरिका ने ये बॉम्ब डालकर सही किया या गलत, जिसमें 85% लोगों ने ये कहा कि अमेरिकन सदर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस फैसले के खिलाफ होते गए और ये अदद 50 से 50% तक आ गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गई कि ये हमला अमेरिका ने बिल्कुल आम बेगुनाह शहरियों पर किया था। आपने सुना होगा कि जिन पायलट्स ने ये एटॉमिक बॉम्ब्स इन शहरों पर गिराए थे, उन्होंने भी इसके बाद खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये भी बिल्कुल झूठ है, बल्कि ये दोनों अपनी मौत तक इन बॉम्ब्स का दिफा करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जरूर कोई शर्मिंदगी होगी, क्योंकि उन्होंने ये वसीयत की थी कि हमारे मरने के बाद हमारे जिस्मों को दफनाने की बजाय आग लगा दी जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद अब पूरी दुनिया ने अमेरिका की ताकत को देख लिया था और अब अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था और अमेरिका की मईशत डॉलर पूरी तरह ताकतवर हो चुकी थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूएन बनाकर अपनी ताकत और भी मजबूत की और अमेरिका पहली बार दुनिया का वाहिद सुपर पावर बना और दुनिया के सारे ममालिक ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, सिवाय एक मुल्क के। अब दुनिया का सुपर पावर वही रह सकता था जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बॉम्ब्स हों। तो सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सिर्फ 4 साल बाद अपना एटम बॉम्ब बनाया और इस तरह वो अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज करने लगा।
और दुनिया में सुपर पावर बनने की एक नई दौर शुरू हुई, जिसे तारीख में सर्द जंग कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। सुपर पावर बनने की ये दौर शुरू तो असलहा और एटम बॉम्ब से हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दौर इन दोनों मुल्कों की हर चीज में फैल गई, शतरंज, तैराकी, ओलंपिक्स और हत्ता के साइंस में भी। क्योंकि जब दुनिया का पहला इंसान यूरी गागारिन सोवियत यूनियन से पहली बार खला की तरफ गया, तो अमेरिका ने उनसे जीतने के लिए नासा को इतनी फंडिंग दी कि अमेरिकन साइंसदान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंच गया। दुनिया के सारे छोटे छोटे मुल्क भी इन दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक की तरफ हो गए, जैसे कि शुमाली कोरिया ने सोवियत यूनियन और जनूबी कोरिया ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन ने सोवियत यूनियन का साथ दिया। हिंदुस्तान इस जंग में ज्यादातर गैर जानिबदार ही रहा, जो उनका बहुत ही जबरदस्त फैसला था, क्योंकि जिन ममालिक ने उस जमाने में इन सुपर पावर्स का साथ दिया था, वो आज तक किसी न किसी तरह इन्हीं ममालिक के गुलाम हैं। अमेरिका और सोवियत के दरमियान इस दौर में पहले पहले तो मुकाबला बहुत सख्त था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की मजबूत मईशत के सामने सोवियत यूनियन खड़ा नहीं हो सका, और आखिर इस 40 साल की सर्द जंग के बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और एक बार फिर दुनिया का वाहिद सुपर पावर अमेरिका बना। अगर देखा जाए, जब पिछली सदी शुरू हुई 1900 में, तो दुनिया में बहुत सी सुपर पावर्स थीं। बरतानवी सल्तनत, फ्रांस, जर्मनी, सल्तनत उस्मानिया, रशिया। लेकिन उस सदी के खत्म होते होते दुनिया का सिर्फ एक ही सुपर पावर बाकी रहा, अमेरिका, the United States of America. So, Hamza is signing off. Subscribe.